कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे पार्ट टू एसएसटी के। कौन से? एसएसटी के पार्ट 2 की बातें होंगी। इससे पहले एक वीडियो में हम इससे पहले वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं और इसके आगे आज से हम देखते हैं और ये पार्ट 2 सेशन होगा। तो इस सेशन का पहला जो टॉपिक है जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर कैसी मानी जाती है? तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और मानसून शब्द किस भाषा का है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतम वर्षा मानसूनी पवन से होती है और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। अगर भारत में बात की जाए मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। कहाँ? गोरखपुर में होती है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में। क्या है कि मासिनराम में ऐसे है यानी मेघालय में, वहाँ पे 3 पहाड़ी गारो, खासी, जयंतिया। अब इसमें इसका जो आकार है वह कीपाकार है। कैसा है? कीपाकार है, जिसके कारण यहाँ अगर बादल अंदर प्रवेश कर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता है और यहाँ सारी वर्षा करा देता है। और जब सारी वर्षा कराने के बाद बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी बचता है तो बादल और ऊपर होता है तो फिर इधर बिहार, यूपी, राजस्थान के पूर्वी एरिया में बारिश होती है। आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे जंगलों में जो पौधे पाए जाते हैं, पहाड़ों पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, सभी क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। आगे है वन्य प्राणी। क्या? वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगर कहेगा हाथी पहाड़ी, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, हाथी पहाड़ी किसे कहते हैं और एक घोड़े के मुखाकृत किसे कहते हैं? तो कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख का अर्थ होता है जो है घोड़े की मुखाकृत। और कुंद्रेमुख जो चोटी कहाँ पर है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल के बीच में एक पहाड़ी है नीलगिरी, उसी पर पाई जाती है। और अन्नामलाई दक्षिण में है, दक्षिणी भारत में। अन्नामलाई को हाथी पहाड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं ऊंट। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। भारत का जहाज नहीं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को। आगे देखते हैं भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपड़ों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा और करैत प्रमुख हैं। कुछ पक्षी पिटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं।
सबसे छोटी लिटिल स्टील जिसका वजन 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रवासी पक्षी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टार्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल, बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। आगे है पारितंत्र। इकोसिस्टम वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। पर्यावरण क्या होता है? तो जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्थल जैसे स्थल परिघटनाओं का मिश्रण है। आगे देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। आप सभी बताएं कितने परसेंट भूमि पर जलमंडल पाया जाता है? जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जैवमंडल क्या है? तो एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे जैवमंडल या जीवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों में के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य यानी जीरो माना जाता है। सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर, यस आकार की कहेगा तो अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो 8888 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11022 मीटर है। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ये सभी कंटेंट किससे है? तो एनसीईआरटी बेस है। प्राकृतिक पर्यावरण, द नेचुरल इन्वायरमेंट, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जलीय जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल क्या है? तो वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव भूमि
पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह जो है खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जलमंडल क्या है? तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। आगे वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैवमंडल क्या है? यानी बायोस्फीयर। तो प्लांट एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। एक होता है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से बड़े लेकर बड़े स्तरधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग। पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी यानी क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी सिलिका या एल्यूमिना कहा जाता है। इसे सियाल कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। महासागर की परपटी पर मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती हैं, इसलिए इसे सी में यानी सी से सिलिका तथा मैं से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे यानी निकेल और फेरस। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। आगे देखते हैं सेल रॉक्स। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना होता है। यह 3 प्रकार से होते हैं: आग्नेय रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मुख्यतः सेल 3 प्रकार से हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल क्या है? तो आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट, दक्कन पठार सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं।
धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। आग्नेय शैलों की संरचना भूगर्भ से निकले हुए तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। जो गर्म रूप में पिघले हुए रूप में रहते हैं उसे मैग्मा कहा जाता है। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूप्रपटि का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। दूसरी है परतदार शैल या अवसादी शैल। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद रूपांतरित शैल। ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। अवसादी शैल तथा आग्नेय शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे भूपरत के नीचे दाब व ताप द्वारा शैल से स्लेट, डोलोमाइट तथा खड़िया मिट्टी चाक अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती है। कोयला हीरे में बदल जाता है। संगमरमर चूने के पत्थर का रूपांतरित शैल है। आगे देखते हैं अपरदन। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रकार की प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं परिक्षेपण के एक प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग हिस्सा ही परपटी है, 84% मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इग्नियस क्या है? तो लैटिन शब्द इग्निस है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री क्या है? तो लैटिन शब्द सेडिमेंटम्स है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक क्या है? तो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। जीवाश्म क्या है? तो शैलों के परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। धरातल के रूप: हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार वलित पर्वत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा।
पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, ब्लाक पर्वत के उदाहरण हैं तथा नर्मदा व ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। वी आकार की घाटी, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब आकार की गहरी है तो उसे गार्ज कहते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज हैं। जलप्रपात, जब नदी की जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम, नर्मदा नदी पर कपिलधारा एवं धुआंधार। आगे देखते हैं डेल्टा। नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते के कारण उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है, जिस कारण डेल्टा का निर्माण करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। गुफा या सुरंग क्या होता है? तो वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिसमें जल रिसकर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बाहर ले जाता है, जिसे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। हिमानी क्या है? तो ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करते हैं तो इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी से में बदल देती है। हिमोड क्या है? तो जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चोड़ पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो उन्हें हिमोड कहा जाता है। बालुका स्फीत क्या है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। छत्रक शिला क्या है? तो ऐसे नहीं होता है। छत्रक शिला पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। अगला टॉपिक है भूकंप, इर्थक्वेक। ज्वालामुखी परपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र यानी ओरिजिन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर जिसे निकट स्थान को अधिकेंद्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखिक या सिस्मोग्राफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है। इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 से 0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है।
जलप्रपात यानी वाटरफॉल। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला को एंजेला जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नदी रिवर। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात कहलाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ऐसे अगर मुड़ा होता है इसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी में कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहते हैं। वितरिका क्या है? तो नदियों को कई भागों में प्रवाहित मतलब बदलना, उसे वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबों का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह में डेल्टा का निर्माण होता है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदी झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में फैली है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि है। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैली है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां लोहित, दिबांग, तीस्ता आदि हैं। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और निकट और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। चीन में इसे सांगपो और बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नर्मदा और तापी नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है। वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती है। पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी तटीय डेल्टा की मुख्य झीलें घिरका, कोलेल, पुलकट आदि हैं। त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरबन का निर्माण करती हैं। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। समुद्र तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग के लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के तटीय मेहराब बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैंक कहते हैं। आगे हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्म मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों के भूदृश्य का अपरदन करती है।
हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। इन निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं पवन के कार्य क्या है ये देखते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियों बनाती हैं, जिनको बालू टिम्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु इनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। आगे देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनको वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। ऑक्सीजन 21%, आर्गन की मात्रा 0.93%, CO2 की मात्रा 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों का इसका प्रयोग पौधे भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन। विश्व का सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि सबसे जो है जिस प्रकार पेट्रोल गाड़ी में आवश्यक है उसी प्रकार ऑक्सीजन हमारे शरीर में आवश्यक है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि के ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस का निर्माण करता है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती, इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे ही भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग
कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CO2 है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों के में बाढ़ आ जाती है। गर्म और ठंडी वायु। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र यानी एयर साइकिल चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहा, ओलावर्षण इसी परत में होती हैं। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। दूसरी परत है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। आगे मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। आगे है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। आगे बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आगे तापमान, टेम्परेचर। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आयतन आपतन सूर्यताप यानी आइसोलेशन कहलाती है। आपतन यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल 1 भाग यानी 2 अरबवा ही प्राप्त करती हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो एंडर्स सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायुदाब क्या होता है? एयर प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु के भरे भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है।
कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री चांद पर जब जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। पवन विंड उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली हवा को पछुआ या पश्चिमी हवा पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। स्थानीय पवने, मौसमी पवने, एक व्यापारिक, यहाँ पे रहेगा व्यापारिक पवने और एक स्थानीय पवने। व्यापारिक पश्चिमिक एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष महीने में समय में चलती हैं, जैसे स्थल एवं समुद्री समीर। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता, जब जल पृथ्वी की विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अत्यधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जलवाष्प, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार से, तीसरा सेशन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।